वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और सेहत के हवाले से भी जो सरफहरिस्त मामला और मसला है वो आपके नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल पर हैं। बड़ी खुशाइन बात है, मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, खुदा का शुक्र है कि इस हवाले से अब बात होना शुरू हो गई है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मामलात ख़राब हैं, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं हमारे लिए, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी नफ्सियात से है। और नफ्सियाती सेहत के हवाले से अब काम किया जा रहा है, शऊर उजागर किया जा रहा है कि इसमें जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं इसका कोई भी शख्स हिस्सा बन सकता है। और याद रखिए, उम्र के किसी भी हिस्से में ये परेशानी या ये आपको मसला लाक हो सकता है। उसके मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, नाम हैं, कैफ़ियत ऐसी हैं जिसको समझना ज़रूरी है। हो सकता है कोई ना कोई कैफ़ियत आपके साथ भी ऐसी पेश आती हो जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ नफ्सियात से होता है और इसको इलाज की ज़रूरत होती है। जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से को कोई मसला अगर दरपेश हो तो उसके लिए डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी हो जाता है। इस तरह नफ्सियात से जुड़ा अगर कोई मामला और मसला है तो उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। पर क्या किया जाए, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे अगर नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करेंगे आप, तो आपको एक नाम दिया जाएगा जिसको कहा जाता है नफ्सियाती होना या पागलपन का शिकार होना। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही है कि इस चीज़ को आपको समझाया जाए, ये बात बावर कराई जाए कि नफ्सियात से जुड़ा कोई भी मसला यकीनन एक इसका हिस्सा ऐसा है जिसमें लोग पागलपन का शिकार हो सकते हैं या हो जाते हैं। बाकी जितने मसाइल हैं वो काबिल इलाज हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर शफ़ीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। और डॉक्टर शफ़ीक यासीन जो है वो बड़े तवील अरसे से इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते रहे हैं और इस वक्त भी दे रहे हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंसल्टेशन वगैरह ये सब कुछ पूरी दुनिया में जारी रहती है। और खुशकिस्मती से पाकिस्तान में और शहर कराची में अपना एक मरकज़ आपने बना रखा है, यासीन नफ्सियाती हस्पताल के नाम से। और एक बहुत बड़ा हस्पताल, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपनी नौइयत का, जिसमें नफ्सियात के हवाले से मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल पर काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो गैर रिवायती तरीक़े हैं जिनको हम दिखाया जाता है मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स के हवाले से, अभी आगे चल के इस पर भी बात करूँगा, तो इससे तरीक़े मुख्तलिफ़ हैं। और क्या कुछ हो रहा है, किस तरह ट्रीट किया जाता है, ये समझना मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए कि नफ्सियात के हस्पताल आखिर काम किस तरह करते हैं, या ये मखसूस इदारा जो है यासीन नफ्सियाती हस्पताल ये किस तरह काम करता है। तो डॉक्टर साहब को सबसे पहले तो वेलकम कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं देख रहा था आजकल मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर बड़ी खुशाइन बात है कि नफ्सियाती सेहत के हवाले से अब बात होना शुरू हुई है। सिलसिला हमने शुरू किया, चलें खुदा का शुक्र है कि ख्याल आया कि इधर उधर के मामलात और मौज़ूआत से, शादी ब्याह से और इससे निकल कर अब संजीदा नौइयत के मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ अभी भी, जिसके बारे में अब हम पाया जाता है, लोगों के सवालात अभी भी मौसूल होते हैं, वो तरीक़ा इलाज के हवाले से है। अब वो जो हमारे यहाँ तरीक़ा, रिवायती तरीक़ा जो दिखाया जाता है ना ड्रामों के अंदर और मुख्तलिफ, उसमें ज़ाहिर है उसमें रियलिटी तो नहीं दिखाई जाती, वो होता ही ड्रामा है। तो उसमें जो ट्रीटमेंट और जो अस्पताल दिखाए जाते हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डर गए हैं, बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं कि पता नहीं इन नफ्सियाती अस्पतालों में कैसा इलाज किया जा सकता। डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान से बाहर बड़ा तवील अरसे तक काम करते रहे, तो वहाँ पे जो कुछ होता रहा, जिस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको उन्होंने कोशिश की है अपने अस्पताल में सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने की। क्या ऐसा ही है और आपका इदारा जो है वो किस तरह काम कर रहा है? आज चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत अच्छा सवाल है यासिर। और कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। अगर आज से हम 70 से 90 साल पहले चले जाएं जी। दुनिया में, जी। पाकिस्तान में नहीं, तो जो चीज़ें रेडिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, जो गैर अखलाकी ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, जी। वो बाहर के मुल्कों में भी यूज़ किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, ठंडे पानी से नहलाना पेशेंट्स को, इंसुलिन कोमा थेरेपी जिसमें इंसुलिन का यूज़ करना, उसके थ्रू कोमा में पेशेंट को ले ओह। जाना, आ, इस लेवल तक ग्लूकोज लेवल्स शुगर का डाउन कर देना कि वो बंदा कोमा में चला कोमा गया में और फिर चला उसको वापस से ज़िंदा करना। आ, फिर जो है साइको सर्जरी एक पॉइंट था जहाँ पर दिमाग का एक हिस्सा फ्रंटल लोब का काट दिया जाता था गया। ओह। ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए। जी।
अच्छा, ये सारे तजर्बे होते रहे। फिर एक वक्त आया जब बिजली का इलाज, जिसे हम ईसीटी, इलेक्ट्रिक कंपल्सिव थेरेपी कहते थे। अच्छा, जब वो बगैर एनेस्थीसिया होती थी तो उसमें बहुत सीवियर झटके आते हैं। अच्छा, वो स्टिमुलस ब्रेन के दोनों साइड से दिया जाता है, या एक केस में यूनिलेटरल, जब एक साइड पीछे और एक साइड यहाँ से दिया जाता है। तो उसमें होता ये है कि जब स्टिमुलस जाता है तो काफ़ी सीवियर झटके आते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे दुनिया में चेंजेस आई, जब मैं पहली दफ़ा आइलैंड गया था तो वो चेंज का टाइम था आइलैंड में। शायद मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि बड़े बड़े असाइलम्स थे उस ज़माने में आइलैंड में। इंग्लैंड में बंद हो चुके थे तकरीबन 70-80%, और आइलैंड में थोड़ा पीछे था। तो ये कि वो हो रहे थे, वो मेन स्ट्रीम लाइन की तरफ लेके आ रहे थे साइकेट्री को, जहाँ पर साइकेट्री की स्पेशलिटी को मेन मेडिसिन के साथ, जनरल हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया गया था। तो ये बात है 1980s 90s की, और ख़ास तौर पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s ये सारे असाइलम्स बंद होने लगे। फिर जो है ना, ईसीटी भी, जो रेडिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, बहुत हद तक चेंज हुई, बहुत सिविलाइज्ड हुई, अच्छी मशीन्स आई। अच्छा, जो स्टिमुलस दिया जाता था उसको बहुत ही स्पेसिफिक स्टिमुलस स्पेसिफिक एरिया में देना, और लो थ्रेशोल्ड पे देना, ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। उस पर काफ़ी स्टडीज़ हुई। मैंने 3-4 जगह से कोर्सेज किए उसके। जेम्स फ्लेचर से किया न्यूकैसल में ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी से किया, मेलबर्न से। तो मैं सर्टिफाइड हूँ ईसीटी का 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। तो मैं इसको रेडिकल नहीं समझता अब। लेकिन जिस तरह से ड्रामा में दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो अभी भी वही है जो 1970s 80s में जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता हाथ था, पैर बांध के, और जी बहुत ज़बरदस्त झटके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत अजियत दी जा रही है पेशेंट को। तो ईसीटी भी बदली है, लेकिन साइकाइट्री इटसेल्फ बहुत चेंज हुई है, क्योंकि एक तो यंग स्पेशलिटी है कंपेयर टू मेडिसिन या सर्जरी के। सर्जरी में हमारे पास हिस्ट्री है कि इवन इजिप्शियंस दौर में, शायद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी बहुत पहले वो सर्जरीज किया करते थे, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे जिससे इवन ब्रेन सर्जरीज होती थी। तो वो उस स्पेशलिटी में तो ये सारी चीज़ें हैं। साइकाइट्री इज़ कंपैरेटिवली न्यू। तो यहाँ पर जो है, जो दवाइयाँ आई हैं, उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स थे काफ़ी हद तक कम हो गए, बेनिफिट्स बेहतर हुए। बहुत से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ पे डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिससे पता चलता है कि कौन सी दवाइयाँ बेहतर हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, जिससे बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं, कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए ज़्यादा अहम है। ये चीज़ें करते करते अब पिछले समझ लें कि 30-35 सालों में बड़ा फ़र्क आया है। ठीक है। और ये जो करंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो मैं समझता हूँ काफ़ी सेफ़ है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और अब वो वाली बात नहीं है जिस तरह से लोग सोचते थे और देखते थे कि भाई नफ्सियात में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ऐसा ट्रीटमेंट कतई नहीं होता। जितनी भी मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स हैं, या अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं जो पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं, जिनके पास फेलोशिप या मेंबरशिप है, वो अच्छे ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन साइकाइट्री, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो एंजाइटी से रिलेटेड हो, घबराहट बेचैनी से, चाहे वो मायूसी से रिलेटेड हो, डिप्रेशन से, बाइपोलर हो जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो जिसमें साइकोसिस होता है, और बहुत और नफ्सियात के प्रॉब्लम्स हैं, साथ में नशे के प्रॉब्लम्स जो हैं, इन सब का इलाज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अब इंसान को इंसान समझ के इलाज किया जाता है। इवन स्टाफ को जो है ना, ट्रेनिंग दी जाती है कि हाथ किसी पेशेंट में ना उठाया जाए। हाँ, जाहिर है बचाव के लिए वो हाथ उठा सकते हैं कि रोकना है किसी को तो। और इवन कभी कभी बहुत अनयूजुअल केसेस में कभी कभी पेशेंट को बांधना पड़ता है, अगर वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद केमिकल रिस्ट्रेंट जिसे हम कहते हैं कि इंजेक्टेबल मेडिकेशन दी जाती है, जिससे वो रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है, और फिर वो हाथ खोल दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सीवियर कोई एक एस्पेक्ट देखते भी हैं तो ये मुझे लगता है कि हाँ, कि लेकिन उसको रोका जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाए ना, जब कोई एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस वक्त उसको कंट्रोल करने के लिए समहाउ उसको ट्रीट करना पड़ता है। बट ये जिस तरह की अभी बात हो रही थी, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि दिखाया जाता है, बाकायदा पेशेंट्स को मारा जाता है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट का मोड ठीक है तो उसके बाद फिर आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिकेशन के एंड के ऊपर भी क्योंकि इतनी इसमें अब जिद्दत आ चुकी है
इतनी मॉडिफाइड हो चुकी हैं कि अब काफ़ी मेरे ख्याल में काम मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। जो बीमारियाँ कभी कभी साल, 9 महीने, 1.5 साल ले लेती थी, अभी 3 महीने, मैक्स 4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऑगमेंटेशन स्ट्रेटजीज हैं, जिसका मतलब है कि हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट मेडिकेशन को, उससे रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। जी। और अब पता चल गया है वक्त के साथ साथ कि किस मेडिकेशन को कितने हाई डोजेस पे ले जाया जा सकता है, किसको किसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है, और कब कुछ इस्तेमाल के बाद दवाइयाँ चेंज करके फिर दूसरी मेडिकेशन ट्राई की जा सकती है। तो इट कैन बी ट्रायल एंड एरर। देखें, किसी के पास वो जादुई गोला नहीं है कि आपको फ्यूचर का हाल पता हो। राइट। सेम अप्लाइज टू साइकाइट्री। तो कोई मुझे कहता है डॉक्टर साहब क्या गारंटी है कि जो आप दवाई दे रहे हैं उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। और मेरा जवाब यही होता है कि क्या गारंटी है कि किसी को एक इन्फेक्शन हो और एक डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख रहा है कि उस एंटीबायोटिक से वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। देखें, बात ये होती है कि कोई भी डॉक्टर एक दवाई लिखता है, चाहे वो मेडिसिन में हो या साइकाट्री में हो, वो ये अच्छी नीयत से लिखता है कि पेशेंट को बेहतरी आएगी। लेकिन चांसेस तकरीबन 70% होते हैं कि पहली मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट आए, वो भी राइट डोज पे। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो देयर आर मैनी ऑप्शंस, बहुत से और ऑप्शंस हैं जिसको ट्राई किया जा सकता है। और ज़्यादातर केस में सेकंड ट्रायल पे ही इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो वर्स्ट सिनेरियो ये है कि आप पहले ट्रायल फेल हो गया, आपने सेकंड ट्रायल दिया, और पहले ट्रायल में आपको शायद 1 से 2 महीने लग गए, और फिर दूसरे ट्रायल में अनदर मंथ, तो 3-4 महीने के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो डॉक्टर से रुजू किया जाए, और फिर दूसरा ये कि हमारे यहाँ इलाज करवाने से पहले जब जाते हैं ना किसी भी डॉक्टर के पास, तो उसके ऊपर फेथ नहीं होता कि इसके पास हम ठीक हो जाएंगे। जब इसके साथ आप इस इंटेंशन के साथ जाएंगे तो फिर चाहे किसी भी किस्म की आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, बात नहीं बनेगी। अच्छा, फिर ये कि अब हमारे यहाँ वो कल्चर भी नहीं है कि हमारे यहाँ तो सिर्फ चंद एक मसाइल हैं जिसके लिए लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वाक़तन डॉक्टर की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग अवॉइड करते हैं? जैसे हमारे यहाँ स्ट्रेस में अगर कोई है, वो कहते हैं जी स्ट्रेस तो मैनेजेबल है, एक आध कोई स्ट्रेस या एंटी डिप्रेशन ले ली, मामला हल हो जाएं। कि इससे मामला बढ़ते हैं या कम होते हैं, या आपके ख्याल में इससे कंट्रोल रहती है? सर इसके बारे में बताऊँ। एक आम ख्याल लोगों का ये है कि जी इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, ये डिप्रेशन तो सबके साथ होता है, तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा यासिर कि नफ्सियात में कुछ एरियाज़ अहम होते हैं, जैसे कि आपके महसूसात हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके बिहेवियर हैं, आपकी थॉट्स हैं, आपके ख्यालात हैं, और आप किस नज़र से अपने आप को देखते हैं या दूसरों को देखते हैं। राइट। अच्छा, इन एरियाज़ में कोई भी एरिया अगर आपको 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा तंग कर रहा हो, इस तरह से कि वो सोचे, सपोज एक हम सोचों को ले लेते हैं कि बार बार कोई सोच आ रही है, आपको परेशान कर रही है, होता है, मुझे भी परेशान करती है, आपको भी कर सकती है एक आध दिन। लेकिन अगर कंटिन्यूस ये सोचें आपको 2-3 हफ्ते परेशान कर रही हैं और आपको आपके लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रही है, चाहे वो आपके काम पे इफ़ेक्ट कर रही हो, घर पे, रिलेशनशिप पे, या आप स्टूडेंट है, आपकी स्टडीज़ पे, कंसंट्रेशन पे, तो फिर महसूसात का बदल जाना, बिहेवियर का चेंज हो जाना, अपने नज़रियात का चेंज होना, जैसे कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अब अच्छा नहीं हूँ, मैं कमतर हूँ, दूसरे मुझसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, या होपलेसनेस आ जाना कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकूँगा फ्यूचर में, मैं नाउम्मीद हो गया हूँ। राइट। ये सारी चीज़ें सोचों के साथ आपकी महसूसात आती हैं, और साथ में बिहेवियर आपका ये चेंज होता है कि फिर आप अपने हॉल में चले जाते हैं, या सोचते हैं कि यार मैं लोगों से ना मिलूं, अकेला रहूं। तो ये सब चीज़ें जब चेंज आना शुरू होती हैं ना इन एरियाज़ में, तो साइकाइट्रिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि होता है कि एंड में आपकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। फंक्शनिंग से मेरी मुराद है कि जिस तरह से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने में नॉर्मली कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके अपने रिलेशनशिप, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, काम पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है कि आप काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, वो आप उसी लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस आपकी है, आउटकम्स कैसे हैं आपके, ये इम्पोर्टेंट है। ये सेम अप्लाइज टू एकेडमिक। अब स्टूडेंट है तो वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिमेंबर रखते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। जब ये चीज़ें इफेक्ट होना शुरू होती है ना, और फिर उसके बाद फिर रिस्क आ जाते हैं। होता है कि शुरू के लेवल्स में तो परेशानी छोटी होती है, ये सब प्रॉब्लम जो है ना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से, ड्यूरेशन के हवाले से कम होती हैं। जैसे जैसे बढ़ती हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ती है,
और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो फिर वो इंसान ज़्यादा नीचे की तरफ आता है। और जब वो आता है तो फिर डिप्रेशन के साथ या मायूसी के साथ या घबराहट बेचैनी के साथ सुसाइडल रिस्क आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। ये कभी कभी साइकोसिस के साथ होमोसाइडल थॉट्स आ सकते हैं कि मैं किसी को और को नुकसान पहुंचाऊं या मार दूं। बिल्कुल। जब ये जो है ना रिस्क आ जाए, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अब माइल्ड या मॉडरेट नहीं रहा है, दरमियाना नहीं रहा है, अब ये सीवियर हो गया है। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं कि ये हम खुद कंट्रोल खुद कर से लेंगे, मैनेज करने की कोशिश खुद ही करते ठीक हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें खुद ठीक नहीं होती, और एक्चुअली कभी चांसेस है कि 99% चांसेस है खुद ठीक नहीं नहीं होंगी, होती। तो ये बिगड़ती हैं। और जब बिगड़ती हैं तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। ना सिर्फ रिस्क बड़ा होता है, बीमारी भी बिगड़ जाती है, उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जैक्टली। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब ये प्रॉब्लम हो, आप सफ़र ना हो। कि जो इंसान इससे गुजर रहा होता है ना, वो बड़े परेशानी में होता है। एग्जैक्टली। वो उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रेस होता है। उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, भूख उड़ जाती है, बिल्कुल। वज़न गिरना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त क्यों करें इंसान, जब वो ठीक हो सकता है? और बिल्कुल इसी ठीक वजह से जाना, साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी है। दैट्स द बॉटम लाइन। अब होता यही है अमूमन हमारे यहाँ कि हर चीज़ को खुद से मैनेज करने की कोशिश की जाती है, अभी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में इसका जवाब दिया है कि जब इसका डायग्नोसिस होगा, इसकी ट्रीटमेंट सही आपको बताई जाएगी। तो ये मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम है, जो एंटी डिप्रेसेंट इतनी फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करना हमने शुरू कर दिया है कि वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि उसकी क्वांटिटी बढ़ते 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 इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है कि उसके बाद वो भी असर करना छोड़ देती है। फिर वहाँ से वापसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ये कुछ केसेस में हमारे पास, बल्कि सैकड़ों केसेस में यही हुआ कि वो करते 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 करते, मेडिसिन का नाम तो नहीं मेंशन करता, लेकिन वो इतनी कॉमन हो चुकी हैं क्योंकि ओवर द काउंटर आसानी से दस्तयाब हैं। अब वो लेते 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 यहाँ तक पहुँच गए कि अब वो पूरा एक स्ट्रिप खाली कर दें, तब भी उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ऐसी सिचुएशन से बचा जाए? और जो इस लेवल तक पहुँच चुके हैं उनको मैंने देखा है इतनी ख़तरनाक एंजाइटी में चले जाते हैं वो, कि ऐसा लगता है कि शायद ये कंट्रोल ना हो सके। उनके लिए क्या मैसेज है डॉक्टर साहब? सिंपल मैसेज देख लें कि आप SIUT देख लें, बड़े बड़े किडनी से सेंटर्स देख लें। मैंने इतने बड़े बड़े सेंटर्स दुनिया में कहीं नहीं देखे। जी। जो पाकिस्तान में हाल है वो ये है कि आप अपनी किडनीज उड़ा रहे हैं। चाहे वो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के उड़ा रहे हो, चाहे वो आप सेल्फ मेडिकेट करके उड़ा रहे हो। बिल्कुल सही। मतलब जब दवाइयाँ लेते हैं, स्मॉल एस के, आप समझते हैं कि पैरासीटामोल ले रहा हूँ मैं दर्द के लिए, और लेते जा रहे हैं, थोड़ा भी दर्द हो अपनी दवाई खुद ले लेनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अफेक्ट करती हैं आपके जिगर को, आपके गुर्दों को। और जब वो करेंगी तो एंड ऑफ द डे यही होगा कि इंसान डायलिसिस पे जाता है। तो मैं लोगों को यही समझाता हूँ, और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों आप कहाँ ओवर द काउंटर दवाई बगैर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं। किसी के भी कहने पे, अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों के इवन बहन भाइयों के कहने पे कि भाई ये एंटीबायोटिक मैंने ली थी, मैं तो ठीक हो गया था, तुम भी लो, तुम भी ले लो, तुम ये दवाई ले लो, तुम्हें नींद आ जाएगी, या तुम ये ले लो, तुम मायूसी से निकल आओगे। पाकिस्तान में समझता हूँ हर इंसान ही अपनी डॉक्टरी कर रहा है, जी जी। और ये अच्छी निशानी नहीं है। क्योंकि एंड में ये होता है कि वो क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। आप थोड़ी सी फीस बचा लेते हैं डॉक्टर के पास ना जाने की, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जो जिसने भी डायग्नोसिस बनाया है आपके लिए वो गलत बनाया है। आपको शायद इन दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं थी। आप गैर वजह ज़रूरत से ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं, या शायद गलत ही दवाइयाँ ले रहे हैं, और उसके असरात आपके जिगर और गुर्दों पे जो हो रहे हैं उसका असर अभी नहीं पता चलता, कुछ सालों के बाद पता चलता है। और जब डैमेज हो जाती है एक चीज़ तो वो कई दफ़ा रिवर्सिबल नहीं होती, वो चीज़ ठीक नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी दिया है, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, ऑर्गन्स दिए हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई टोयोटा या किया या कोई भी गाड़ी है कि आपने उसके स्पेयर पार्ट्स मंगा के डाल दिए और वो ठीक हो गई। बहुत खूब। एक दफ़ा जब ये पार्ट्स चले आते हैं तब आपको एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है। एग्जैक्टली। इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो फिर आपको कोई दौलत काम नहीं आएगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए डॉक्टर भी आपकी ज़िंदगी में एक अहमियत रखता है, चाहे वो नफ्सियात का डॉक्टर हो या फिज़िकल हेल्थ के हवाले से हो। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है, और दिखाए बगैर मशवरे के दवाइयाँ लेना एक तरह से खुदकुशी है। बिल्कुल मैं ऐसा ही। समझता हूँ बहुत ख़तरनाक भी एक वो है प्रैक्टिस, हमारे यहाँ तो बड़ी कॉमन है।
हर शख्स आप किसी भी जगह खड़े हो जाएं और जाकर आप उससे पूछ लें कि मेरे फ़लाना जगह पे दर्द है, आप मुझे कोई मेडिसिन बताएं, वो आपको माशाल्लाह ऐसी जल्दी से वो बताएगा आपको। और ज़्यादातर लोग इसी के ऊपर चल रहे हैं और नतीजा आपके सामने फिर जो कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये अभी जैसे बात हो रही थी हमारी मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, ये मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे भी हमने बात की कि डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं, इसका शिकार हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वाक़तन ये क्या कंडीशन है। हम लोग कहते हैं कि जी ये मिजाज इसका ऐसा ही है, शुरू से ज़्यादा गुस्सा हो जाता है किसी भी बात पे, या ज़्यादा वो हो जाता है। इस चीज़ को नहीं वो करते हैं, बड़ा नॉर्मल तरीके से लिया जाता है, और फिर आगे जाके जब मामला ख़राब होता है तो फिर ट्रीटमेंट भी उतनी देर से होता है, और ट्रीटमेंट को तो हम परस्यू करते नहीं हैं। क्या किया जाए इस सिलसिले में, और कैसे ये चीज़, इसका अंदाज़ा लगाया जाए कि इसके साथ कोई नफसियाती मसला है? बच्चे के साथ ख़ास तौर पे, बड़े के साथ तो हो चुका होता है वो, लेकिन हमें इसका इदराक नहीं होता। किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अब मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि हाँ, इसके साथ कोई नफसियाती मसला है? हमारे यहाँ तो जब बिल्कुल ही केस ख़राब हो जाता है, जो बिल्कुल बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है, या कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो के बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, उसके बाद ये बात इस्टेब्लिश होती है, हाँ हो सकता है कि कोई नफसियाती मसला हो। क्या किया जाए ऐसी सूरत में? देखिए, हम अपने आसपास अगर देखें ना तो कई लोग आपको लगेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है घबराहट या बेचैनी का शिकार रहते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, जी। डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। वो चीज़ें जो आप इंसान कर सकता है वो नहीं कर सकते। इवन ऐसा खौफ जो, मेरे पास एक बिजली इलेक्ट्रिशियन परसों आया पंखे बदलने के लिए। एक घर में से बिल्ली निकली, वो ऐसे छलांग लगाई, उसने डर के मारे जैसे कुछ बड़ा शेर आ गया हो। जी जी। तो वो, जबकि वो 25 साल का लड़का था। तो देख, हमारे आसपास लोग हैं जिनको नफ्सियात के मसले, इसको भी नफ्सियात का मसला ही कहते हैं। ये जी जी। एक फोबिया है जो एक बिल्ली से है, लोगों को परिंदों से होता है। अच्छा, खौफ, घबराहट, बेचैनी, मायूसी, गुस्सा, बार बार सोचों का आना, जी और रात की नींद नहीं ठीक होना, भूख जी। सही नहीं होना, नहीं दिल चाहना लोगों का काम करने का, लोगों से मिलने का, ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अपने अपने माँ बाप में नज़र आती है, किसी को बहन भाइयों में नज़र आती है, किसी को अपनी वाइफ में नज़र आती है, शौहर में नज़र आती है। जब आपको नज़र आ रही है कि ये चीज़ें सालों से हैं और आप सोचने लगते हैं कि ये तो शायद इसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, हो भी सकता है कि जब यंग अडल्ट हो तभी से उसको ये प्रॉब्लम रही हो, क्रॉनिक हो गई हो, बिल्कुल ठीक है। और अब भी ठीक हो सकती है। तो बहुत से पेशेंट मेरे पास ऐसे आए जो ये सोचते थे कि ये तो पर्सनालिटी है, या फिर ये कभी ठीक नहीं हो सकती। जी और एक इत्तेफाक से मेरे पास पेशेंट आया जो कि ओसीडी का पेशेंट था। जब वो बहुत अच्छा हो गया, उसको लगे ठीक होने में 2.5 महीने लगे तकरीबन, तो उसने कहा मेरी माँ बड़े मायूस रहती है, हमेशा से ऐसी है, लोग हम तो ये समझते हैं कि वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी। मैंने कहा उसको लेके आइएगा। अच्छा, वो नेक्स्ट टाइम अपने फादर और मदर दोनों को ले आया। मदर को मैंने दवाई लिखी, विद इन 3 वीक्स वो ऐसी ब्राइट हो गई, इतनी खुश। अब तो कहती मैं समझ ही नहीं सकती थी मैं इतनी खुश हो भी सकती हूँ कभी ज़िंदगी में। तो बात, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत ही कामयाब डॉक्टर हूँ और हर चीज़ को कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, और अभी से नहीं, सालों से सफ़र कर रहे हैं यासिर। और मुझे नहीं लगता कि, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों, जब वो ठीक हो सकते हैं, और एक गोली या 2 गोलियाँ उनको बहुत बेहतर बना सकती हैं, तो क्या ज़रूरत नहीं है कि वो आएँ और ट्राई करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, रादर देन कि वो ये परेशानियों में घिरे रहें, मायूसी में घिरे रहें, और खौफ और वो जो सारे ऐसे इमोशंस हैं जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, जो उनकी नींदें उड़ा देते हैं, और या भूख उड़ा देते हैं, या रिलेशनशिप पे इफेक्ट्स डालते हैं, उसके साथ ही ज़िंदा रहें। कई लोग इतने चिड़चिड़े होते हैं, उन तक गुस्सा आता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार चलेगा, ये तो है ही बंदा ऐसा, गुस्सा ही करता रहेगा। जबकि गुस्सा कम हो सकता है, और गुस्सा इस्लाम में ऐसे ही हराम नहीं है, क्योंकि वो उसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जो गुस्सा जिसको आता है, और बड़ा डैमेजिंग है गुस्सा। तो मैं समझता हूँ वो हर इंसान जिनको ये इमोशंस डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको ज़रूर एक दफ़ा, कम से कम 1 से 2 दफ़ा साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ड्रग्स के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जिस किस्म के ड्रग्स आप इस्तेमाल हो रही हैं, सिंथेटिक ख़ास तौर पे जो हैं,
वो इस हद तक डैमेजिंग हो गए हैं, कुछ नई उसमें फॉर्म आ गई है। नाम इसलिए मेंशन नहीं करता क्योंकि फिर लोग वो शायद उसको ट्राई करने की कोशिश करें, तो इसलिए उसका नाम नहीं मेंशन करता, लेकिन वो इस हद तक डैमेजिंग है। मैं पढ़ रहा था एक जगह कि वो उसकी जो रिएक्शन है रिवर्सिबल हैं, और फिर उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, आप ये एक बड़ा सवाल है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे ड्रग्स में जो लोग हैं जो इस नौइयत का ड्रग कर रहे हैं, तो क्या वो जो वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं, वो जो डैमेजेस हैं वो ठीक हो सकेंगे? जवाब मैं लूँगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर शफीक यासीन साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा कि मॉडर्न जो इस वक्त ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं इतने इन्हांस्ड हो चुके हैं और इतने ख़तरनाक तरीके से तैयार किया जाता है कि जो डैमेजेस हैं रिवर्सिबल हैं, क्या वाक़तन ऐसा है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कई ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फुली रिवर्सिबल नहीं होते। एक दफ़ा डैमेज हो गया वो रिवर्स नहीं होगा, और यही लोग नहीं समझते, और समझते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए ड्रग्स यूज़ कर जी। लेंगे, बाद में तो कभी भी चाहे छोड़ दें। अच्छा, एक तो ये कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके लिए एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हैं कि भाई एक दफ़ा नफ्सियात में साइकोसिस या पागलपन ही जिसे हम कहते हैं वो हो गया, वो नहीं ठीक हो सकता, चाहे आप जो दवाई दे दें। तकरीबन एक दफ़ा साइकोसिस हो जाए, तकरीबन 8% उन पेशेंट्स को जिसको साइकोसिस हो गया वो शायद साइकोसिस कभी ठीक ना हो। तो ये बहुत रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसी तरह इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, पर्सनालिटी चेंजेस आ जाते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं जिसमें मेमोरी डैमेज होने का रिस्क होता है। अल्कोहल यूज़ के हवाले से थायमीन अगर डिप्लीट हो जाए, ज़्यादा अल्कोहल यूज़ हो रहा हो, तो वर्निकॉफ एनकेफेलोपैथी एक टर्म है जो यूज़ होती है, जिसमें कंप्लीट जो है ना, इस तरह जैसे आपकी मेमोरी की डिस्क उड़ गई है और आप ज़ीरो पे आ गए, आपको कोई याद ही नहीं, ज़िंदगी में अपना नाम तक इंसान भूल जाता है, बाकी लोगों को तो छोड़ दें। तो ये बहुत रिस्की होता है। अल्कोहल का इस्तेमाल और सब्सटेंस यूज़ जो है वो बहुत सारे ऐसे डैमेजेस कॉज कर सकता है जो ज़रूरी नहीं है कि रिवर्सिबल हों। हाँ, ये है कि अगर इंसान वक्त पे ट्रीटमेंट ले ले और जल्दी छोड़ दे और उस वक्त तक डैमेज इतना ना हुआ हो, तो तलब ख़त्म हो सकती है, उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो सकती है, फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल। उसको ट्रेन किया जा सकता है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की जा सकती है, उसकी इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है ताकि फिर वो नशे की तरफ वापस ना जाए, और कोशिश करके वो अच्छी ऑक्यूपेशन में, किसी अच्छे काम में इंडल्ज हो, अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन रख सके और अच्छी लाइफ गुजार सके। बिल्कुल ठीक है। ये सब चीज़ें की जा सकती है, लेकिन उसमें मेन किरदार जो होता है, जो ये सब कुछ कर सकता है, वो डॉक्टर नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है, वो खुद पेशेंट है, पेशेंट जो उससे गुजर रहा है। अगर उसके अंदर मोटिवेशन है, वो चाहता है कि वो बेहतर बन जाए और बेहतर, और वो उसको गाइड किया जा सकता है, अच्छी एडवाइस की जा सकती है, अच्छी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, बाकी सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके खुद के अंदर ये मोटिवेशन होनी चाहिए चेंज। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये, अभी जैसे हम बात कर रहे थे डैमेजेस के हवाले से, ज़्यादातर लोग जो इसका शिकार हुए वो इस वजह से शिकार हुए कि वो ये समझते थे कि ये भले ही एडिक्टिव हो, जो मेडिसिन है, ये जो भी चीज़ हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, शायद हमारे अंदर वो टेंडेंसी नहीं है कि हम इसके एडिक्ट हो सके। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो एडिक्शन का शिकार इसीलिए हो गए क्योंकि वो ये समझते थे कि नहीं, हम एक दफ़ा करके, दो दफ़ा करके उसको क्विट कर देंगे, और ट्राई करने के लिए फॉर द सेक ऑफ फन, और जो भी आप उसको नाम दें वो किया हमने, लेकिन वो हुआ ये इवेंचुअली कि वो उसके अंदर गिरते चले गए। और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके साथ भी कर रहे हैं, भले वो इतना ख़तरनाक वो ड्रग ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में कर ज़रूर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अब ऐसा लगता है दिस पॉइंट इन टाइम हम इसको नहीं छोड़ सकते,
और ठीक है, अगर कोई इतने ज़्यादा डैमेजेस जो अभी शायद नज़र नहीं आ रहा है तो उसके साथ जी लेते हैं। क्या आगे चल के इसका नुकसान हो सकता है? ज़रा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान, हम्म। छोटा मोटा नहीं। और हम्म। फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हम्म। अच्छा, मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिसमें बाप और बच्चे तक इन्वॉल्व हैं, जी। नशा कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर एक पे नेगेटिव हम्म। अफेक्ट्स हों। अच्छा, ये पूछा जाता है मुझसे कॉमनली कि हम्म। हमने तो इतने साल नशा लिया और हम तो अफेक्ट नहीं हुए, हम्म। ये क्यों हो गया? हम्म। तो जब इफेक्ट होना होता है तो थोड़ी क्वांटिटी से भी और थोड़ी ड्यूरेशन के अंदर ही ब्रेन डैमेज हो जाता है। राइट। और कभी कभी ये कुछ लोग थोड़े से लकी होते हैं कि उनको जल्दी डैमेजेस नहीं उनका सामना करना पड़ता, लेकिन कभी ना कभी लेटर स्टेज पे फिर डैमेजेस होते हैं। हम्म। तो अगर ये सोच लिया कि हाँ अभी हमने 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए, अभी तक डैमेज नहीं हुआ, अभी तक हम हम्म। कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे तो कोई मसला आगे नहीं होगा, राइट। इसकी कोई गारंटी नहीं कि मसला कभी भी हो जाए। हम्म। और ख़ास तौर पे साइकोसिस, सीवियर डिप्रेशन, हम्म। सुसाइड रिस्क, ये बहुत कॉमन है। जितने हम केसेस देखते हैं, किसी ने अपने आप को लटका के मार दिया है या खुदकुशी कर ली या किसी को और को मार दिया शूट करके या एग्रेशन में आ गया, उसमें से कई मेजॉरिटी ऑफ द केसेस का ताल्लुक नशे से होता है। राइट। और ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। मीडिया में तो आप देखते ही रहते हम्म। होंगे हम्म। कि नशे से क्या कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। हम्म। बिल्कुल ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह इस सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि वो वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप यहाँ पर आए और नफ्सियात के हवाले से जो मामला हैं जिसको समझने की ज़रूरत है उसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। तो यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह की बात।